हेलो दोस्तों, मैं रविकेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एक स्मार्ट स्टडी 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर इंडियन पॉलिटी का सेशन आया हूं। तो इंडियन पॉलिटी को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे, माने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। और प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बारी बारी से हम लोग सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, अगर आज सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1950 में 1950 में अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, इससे एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगते हैं? तो इससे रिलेटेड ये सब भी क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, उसमें गाया गया था सर्वप्रथम। और इसके गाने की अवधि जो है 52 सेकेंड है, लेकिन संक्षिप्त में इसे 20 सेकेंड में भी गाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कुछ जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। इनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था वायसराय के रूप में। इसके अतिरिक्त भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे? तो कुछ ऑप्शन है, ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और एक और क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भी सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सभापति बने थे। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा उद्घाटन अधिवेशन के भी अध्यक्षता किए थे। चलिए अगली क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर ही थे। और जानते हैं कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया और प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इस सबको हम लोग जानते हैं डिटेल में। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक, इसे पहले भी मैंने बताया है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और निर्वाचन सभा के चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है? साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता, भारतीय जीवन में बदलाव। देखिए दोस्त, साम्यवाद मेरा आंसर हो जाएगा, साम्यवाद। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आतंकवाद तथा विद्रोह प्रजातंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है, उसको अस्थिर या कमज़ोर कर सकता है, अस्त व्यस्त कर सकता है, लेकिन जड़ों को समाप्त नहीं कर सकता है। साम्यवाद जो है, साम्यवाद प्रजातंत्र का विलोम एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत को बदल देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है, हम लोग का संविधान है, वो कैसा संविधान है? बहुत ही कठोर, लचीला। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्योंकि यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर प्रावधान जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसीलिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। ऑप्शन डी, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है।
हम लोग के यहाँ राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों लाइक ज़रूर करना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि इसी तरह की मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहता हूं अपने चैनल पर और करता रहूंगा। इसीलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना कि ये जो मैंने पढ़ाया है वो सभी लोगों के और सभी दोस्तों को पहुंच सके और सभी को सहायता मिल सके। चलिए दोस्तों हम 10 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज मैंने 10 प्रश्न ही सिलेक्ट किया था अगले वीडियो से, और ज़्यादा प्रश्न मैं सिलेक्ट करूँगा। चलिए तो देखते हैं, गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य केवल एक लोकतांत्रिक राज्य या अध्यक्षीय पद्धति, ये गलती हो गया, अधिक नहीं होगा, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। तो गणतंत्र का मतलब हो गया राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। अगर ये वंशानुगत हो जाएगा तो ये गणतंत्र नहीं, राजतंत्र हो जाएगा। इसीलिए गणतंत्र का यह तात्पर्य है कि ऐसे राष्ट्र से है जिसका प्रमुख का पद राष्ट्र वंशानुगत न हो, निर्वाचन पर आधारित हो। भारत में राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, और लेकिन ब्रिटेन में है यह वंशानुगत है। तो चलिए आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि अगली वीडियो मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।